लेकिन क्या टाइप 2 डायबिटीज़ में हम इंसुलिन को बंद कर सकते हैं, यानी कि क्या टाइप 2 डायबिटीज़ कंप्लीटली रिवर्स हो सकती है? आंसर अगेन सेम है मेरा। अगर पेशेंट और पेशेंट के फैमिली चाहें तो टाइप 2 डायबिटीज़ को हम कम्प्लीटली रिवर्स कर सकते हैं। शुगर फ्री टैबलेट, शुगर फ्री मिठाई, शुगर फ्री, चलो चीनी नहीं डालनी तो शुगर फ्री पाउडर डाल लिया। ये शुगर फ्री चीज़ें भी क्या नुकसान दे सकती है डायबिटीज़ में या किसी भी बीमारी में? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। डायबिटीज़ का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं और डर की वजह से उन्हें तनाव यानी स्ट्रेस होता है, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि तनाव हमारी ज़्यादातर बीमारियों का कारण बनता है। लेकिन आज की वीडियो में हम एक ऐसे डॉक्टर के पास आए हैं जो डॉक्टर होने के साथ साथ एक संत भी हैं, एक साधु भी हैं, और ये लोगों का इलाज करते हैं सेवा भाव से। पिछली वीडियो में हमने स्वामी दयाधीपानंदा जी से जाना था टाइप 1 डायबिटीज़ के बारे में, कि कैसे टाइप 1 डायबिटीज़ में इंटीग्रेटेड मेडिसिन्स काम करती हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम स्वामी जी से जानेंगे टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में, कि कैसे टाइप 2 डायबिटीज़ में इंटीग्रेटेड मेडिसिन्स काम करती है और क्या टाइप 2 डायबिटीज़ को हम ठीक कर सकते हैं जड़ से, क्योंकि लोगों में बहुत कन्फ्यूज़न भी रहता है इसके बारे में। तो स्वामी जी, आपको मेरा प्रणाम। नमस्कार। पिछली वीडियो में जैसे हम टाइप 1 डायबिटीज़ के बारे में हमने बात की थी, तो स्वामी जी टाइप 2 डायबिटीज़ शायद टाइप 1 से ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर एज के बाद होता है। तो क्या टाइप 2 डायबिटीज़ के सिम्टम्स अलग होते हैं क्या? सबसे पहले हम और एक बार जान ले, डायबिटीज़ एक कंडीशन है जहाँ पे ब्लड शुगर नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जाता है जी। और उसका रूट कॉज है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। हमारा पाचन क्रिया में गड़बड़ी होने से ही शुगर बढ़ता है। दूसरा उसका कॉज है लाइफस्टाइल डिसीज़, जीवन पद्धति में गड़बड़ी होने से ही डायबिटीज़ होता है। यस, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ में थोड़ा सा फ़र्क है। जी। जैसे मैंने पिछले बार बताया था, अगर शुगर नॉर्मल से बहुत ज़्यादा है, 300 के ऊपर है, तो टाइप 2 भी टाइप 1 डायबिटीज़ की तरह ही मिमिक करता है। अगर बहुत ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल से थोड़े ही ज़्यादा हैं, थोड़ा टाइप 1 से जिसके सिम्टम्स हैं थोड़ा फ़र्क है। अच्छा। तो जैसे बार बार प्यास लगना, बहुत पानी पीना और बार बार यूरिनेशन के लिए जाना, ये हो गए थे हमारे टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 के कॉमन लक्षण। कॉमन। और थोड़ा अगर हम सिर्फ टाइप 2 के बारे में बात करेंगे आज, तो पहले हमको ये जानना है, इट इज़ नॉट एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, इट्स नॉट इवन जेनेटिक, इट इज़ अ प्योरली लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। 30 साल के ऊपर कोई यंग अडल्ट, लड़का हो या लड़की हो, अगर उसका ब्लड शुगर नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ता है तो उसको टाइप 2 डायबिटीज़ है। अच्छा, तो स्वामी जी क्या 30 साल से ऊपर की एज वालों को टाइप 2 होता है या कम वालों को भी हो सकता है? कम वालों से कोई हो सकता है, जिसको हम मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ द यंग बोलते हैं, अच्छा। जिनका वजन बहुत ज़्यादा बड़ा है हम्म। और एकदम सेडेंट्री लाइफस्टाइल है। तो 10 और 20 साल का उम्र के बीच वालों को भी हो सकता है। इसको हम टाइप 1 और टाइप 2 का बीच का टाइप 1.5 भी बोल सकते हैं, मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ द यंग भी बोलते हैं। सर, स्वामी जी जैसा आपने कहा था कि पाचन क्रिया खराब होने से भी डायबिटीज़ हो सकता है, तो और वैसे भी डॉक्टर्स कहते हैं, या आयुर्वेद की बात भी अगर हम करें, तो सभी बीमारियों की जड़ हमारा पेट है। तो क्या वास्तव में अगर किसी का डाइजेशन अच्छा नहीं है, चाहे वो कॉन्स्टिपेशन हो, चाहे वो एसिडिटी हो, गैस हो, तो क्या धीरे धीरे वो भी डायबिटीज़ या और बीमारियों का कारण बन सकता है? बहुत ही अच्छा पॉइंट पूछा आपने। अ, जो सब बीमारी का कारण है वो पेट ही है। पेट बोलने से सिर्फ स्टमक ही नहीं है, हाँ। इट इज़ अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। जो हमारा जीआई गट है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल गट, मुंह से लेके पूरा जो अंत तक, एनस जिसको बोलते हैं, इसको पूरा हम डाइजेस्टिव सिस्टम में ही गिनते हैं। जी। तो ये पूरा जो गट है, पूरा जीआई गट है, वहाँ कहीं भी अगर गड़बड़ी हो तो कोई भी बीमारी हो सकता है। और टाइप 2 डायबिटीज़ इज़ प्योरली अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। मेट स्वामी जी, आप थोड़ा ये समझाइए कि जैसे हम हर वीडियो में बात करते हैं मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, आपने कई बार इस वीडियो में कहा, तो ये मेटाबॉलिज्म होता क्या है? ये आप ज़रा एक बार ऑडियंस को समझाइए। अच्छा,
एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म इज इक्वल टू मेटाबॉलिज्म। जो भी हम खाना खाते हैं पहले वो छोटे छोटे कंपोनेंट्स में ब्रेक होता है। जैसे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स अगर हम खाते हैं तो पहले वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट में ब्रेक होता है। मुंह में जब भी हम कुछ खाना डालते हैं, मान लीजिए रॉ वेजिटेबल्स, इट कंटेन्स कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। मुंह में डालने के बाद सही से चबाते हैं, जो हमारा मुंह में सलाइवरी ग्लैंड्स है जो सलाइवा सिक्रीट करता है, उसके साथ जब आप जो चबाया हुआ खाना सलाइवा के साथ मिल जाता है वहाँ डाइजेशन शुरू हो जाता है। डाइजेशन बिगिंस इन माउथ। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट सिंपल कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाते हैं जब अच्छी तरह से हम चबाते हैं। उसके बाद जब खाना पेट में जाता है इसोफेगस के जरिए, वहाँ सिंपल कार्बोहाइड्रेट भी डाइजेशन होके एब्जॉर्प्शन होते हैं। उसके बाद वहाँ पे बहुत सारे ग्लैंड्स हैं जिसको हम डाइजेस्टिव जूस बोलते हैं। वो ग्लैंड्स के जरिए जूस आके फिर वहाँ मिलता है, फिर आगे का प्रक्रिया स्टार्ट होता है। तो पहले जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट थे वो छोटे छोटे में ब्रेक हो गए, उसको हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। और उसके बाद जो डाइजेशन के वजह होने के छोटे छोटे प्रमाण में आने के बाद जब फिर उससे जो हमारा एनर्जी मिलेगा, बॉडी को बिल्डअप करेगा, उसको हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म। तो खाने को छोटे छोटे मात्रा में लाना और उसके बाद शरीर को बनाना, ब्रेक करना, उसके बाद बनाना, ये होता है एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म इज इक्वल टू मेटाबॉलिज्म। अच्छा, तो ये तो मेटाबॉलिज्म हो गया। स्वामी जी, हम जब भी डाइजेशन की बात करते हैं या पेट खराब होने की बात करते हैं तो जनरली हम देखते हैं ना, जैसा हमने कहा कि सभी बीमारियों की जड़ पेट है और डायबिटीज़ पेट खराब होने के कारण भी होती है, यानी कि हमारे इंडाइजेशन के कारण भी होती है। तो किसी इंसान को कैसे पता चले कि उसका डाइजेशन सही नहीं है या उसका पेट खराब है या उसका गट हेल्दी नहीं है? Yes. क्योंकि लोगों से अगर पूछो कि आपका पेट कैसा है, वो कहते हैं ठीक है, उन्हें पता ही नहीं है कि पेट खराब होना किसको कहते हैं। तो जैसे मैंने ऑलरेडी क्लियर किया, पेट बोलने से सिर्फ स्टमक नहीं है, मुंह से लेके पूरा जो गट है उसमें गड़बड़ी होने से। पहला पॉइंट मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया। अगर आप खाना सही से चबाते नहीं हैं तो आप मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में जा रहे हैं। आपको शुगर बढ़ने का संभावना ज़्यादा है, आपका वजन बढ़ने का संभावना ज़्यादा है। अगर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के डिसीज़ का हम लिस्ट करें तो छोटा सा बीमारी से लेके बड़ा बीमारी तक हम गिन सकते हैं। जैसे मैंने अभी एक वर्ड यूज़ किया, ओबेसिटी। हमारा शरीर का वजन जितना होना चाहिए उससे बहुत अगर ज़्यादा बढ़ता है तो वो तो ओबेसिटी है। ओबेसिटी इज़ द रूट कॉज फॉर मेनी डिसऑर्डर्स फ्रॉम डायबिटीज़ टू कैंसर। तो पहला पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया, माउथ में अगर डाइजेशन च्यूइंग अगर आप नहीं करते तो आपका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर स्टार्ट हो गया है। उसके बाद स्टमक में, मान लीजिए खाने के बाद तुरंत आप लेट गए तो एसिड रिफ्लक्स होता है। जो हमने खाया वो खाने के साथ यहाँ डाइजेस्टिव जूस मिलके पाचन क्रिया चालू हुआ, लेकिन आप तुरंत लेट गए तो आपका ईसोफेगस में आ गया, बर्निंग सेंसेशन होता है, ईसोफेजाइटिस, गैस्ट्राइटिस। तो ये भी एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। पिछले बारे मैंने बताया था, अगर खाने में अगर सही से फाइबर नहीं होता है तो कॉन्स्टिपेशन को लीड करता है, और जो हमारा गट क्लियरेंस है वो सही से नहीं होता है, वो भी एक कारण बनता है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का। और यही फिर बाद में और बीमारियां बनाते हैं। और खाना को अगर हम गलत खाते हैं तो उसके वजह से भी जो हमारा जो गैस्ट्रिक जूस बनना है, डाइजेस्टिव जूस बनना है, वो भी सही से नहीं बनते हैं। उसकी वजह से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो के कई सारे बीमारी हो सकता है जी। और गलत खाने से, जैसे पिछले बार हमने बताया था, ज़्यादा नमक खाना, ज़्यादा तेल खाना, ज़्यादा चीनी खाना, ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड खाना जिसमें फाइबर मल्टीविटामिन्स नहीं है, वो भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को लीड कर सकता है। स्वामी जी, ये तो हो गया कि कैसे हो रही है बीमारी है, लेकिन पहले इतनी कॉमन नहीं थी डायबिटीज़। जैसे अगर हम बहुत पहले की बात करें तो लोग कहते थे जो पैसे वाले लोग होते थे उन्हीं को ये डायबिटीज़ जैसी बीमारी होती थी, क्योंकि उनका सीडेंट्री लाइफस्टाइल होता था। लेकिन आजकल आज के टाइम में हम देख रहे हैं कि जैसा आपने कहा कि टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ के बीच में जो डायबिटीज़ है 10 से 20 साल के बच्चों को भी हो सकता है। तो इतना कॉमन आज के टाइम में ये डायबिटीज़ क्यों है?
तो पहले तो हमने समझा जो हमारा पाचन क्रिया में गड़बड़ी होता है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, वही रूट कॉज है डायबिटीज़ के लिए, यानी शुगर बढ़ने के लिए। आगे आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, आजकल ये सभी में क्यों ज़्यादा हो रहा है? पहले तो हम रेयरली सुनते थे। यस, जीवन पद्धति। तो थोड़ा जाके देखिए, बहुत साल पहले जिनके पास बहुत पैसा था वही लोग शरीर को ज़्यादा व्यायाम नहीं देते थे और खाने को गलत खाना स्टार्ट कर दिया था। जो होल ग्रेन राइस है, लाल चावल, उसके जगह में वो लोगों ने सफ़ेद चावल खाना स्टार्ट कर दिया, फाइबर को निकाल के। तो वो एक जीवन पद्धति में जो चेंज आ गया कुछ सालों में, जो भी कारण से, वो मेन कारण है टाइप 2 डायबिटीज़ या मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ द यंग में। जी, तो स्वामी जी एक अपील मैं लोगों से करना चाहूँगा, क्योंकि पिछली वीडियो में बहुत से लोगों ने आपका नंबर मांगा कांटेक्ट करने के लिए, लेकिन स्वामी जी का नंबर मैं आपको दे दूंगा जो डिस्क्रिप्शन में भी है और पिन कमेंट में भी है। लेकिन एक ही शर्त है कि पॉसिबल नहीं हो पाता इतनी सारी कॉल्स को एक टाइम पे उठाना। आपकी जो भी हेल्थ से रिलेटेड क्वेरी है वो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, और जब भी जैसे जैसे टाइम मिलता रहेगा उसके हिसाब से आपको कॉल बैक आएगी और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देने की आपको कोशिश की जाएगी। तो आप डायरेक्ट कॉल ना कीजिए, आप व्हाट्सएप पर उस नंबर पे आप मैसेज छोड़ दीजिएगा। तो स्वामी जी आपने बताया कि लाइफस्टाइल ख़राब होने की वजह से है, क्योंकि हम एक्सरसाइजेस नहीं करते। लेकिन जब हम देखते हैं कि किसी 12 साल के बच्चे को डायबिटीज़ है, 13 साल के बच्चे को है, 10 साल के बच्चे को है, लेकिन वो बच्चा तो स्कूल जाता है, स्कूल में रेगुलर वो खेलता है, कूदता है, उसके बावजूद भी उन स्कूल जाने वाले बच्चों को टाइप 2 डायबिटीज़ हो रहा है। ऐसा क्यों है? गलत खान पान। योगा एज वे ऑफ लाइफ, योग अगर जीवन पद्धति हो जाए तो इसको हम जड़ से सभी बीमारी को ख़त्म कर सकते हैं, इंक्लूडिंग टाइप 2 डायबिटीज़। अभी हम थोड़ा जाके देखेंगे, जो भी बच्चा है स्कूल जा रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल खेल रहे तो कितना खेल रहा है, हाँ, कितना मन लगा के खेल रहा है, कितना फ्री होके खेल रहा है, वो एक देखने लायक है। दूसरा, खान पान, वो क्या खाना खा रहा है, वो कितना फ्रूट्स खा रहा है, कितना वेजिटेबल्स खा रहा है और कितना गलत खाना खा रहा है। तो जितने भी मेरे पास डायबिटिक पेशेंट आते हैं, जब हम उनसे बात करते हैं तो हमको पता चलता है छोटे बच्चे से लेके बड़े तक सभी खान पान में गलती कर रहे हैं, क्योंकि फूड साइंस उन लोगों को बताया नहीं गया है। उसी तरह द साइंस बिहाइंड एक्सरसाइज, जो भी हम व्यायाम करें, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, रनिंग, वॉकिंग, इसके पीछे साइंस क्या है उनको पता नहीं है। इसलिए जिस तरह से व्यायाम करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे, और गलत खाना जो खा रहे हैं उनको पता भी नहीं है। अच्छा, तो मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे वो खान पान और अपने एक्सरसाइज में गलतियाँ कर रहे हैं। तो स्वामी जी आपके हिसाब से किस लाइफस्टाइल को फॉलो किया जाए ताकि डायबिटीज़ ही नहीं बाकी बीमारियां भी किसी इंसान को लगे, और उसमें खास कर कि क्या क्या चीज़ें खाई जाएं स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज़ में? तो सबसे पहले हमें बोलना चाहता हूँ, राइट एजुकेशन, एजुकेशन बेस्ड ऑन साइंस। मैंने एक शब्द यूज़ किया, फूड साइंस। तो हम सभी लोगों को खाने के पीछे जो विज्ञान है उसको सभी को अच्छी तरह से समझना चाहिए। जब समझेंगे तभी आप करेंगे। आइज़ कैन नॉट सी वॉट माइंड डजेंट नो। जब तक ये विचार हमारे मन में सही से उतरे ना, हम तब तक उसको कर नहीं पाएंगे। तो पहला आंसर मेरा है, जो भी साइंस है उसको पहले आप समझो। तो अभी मैं बोलना चाहूँ, साइंस क्या है? साइंस क्या है? क्योंकि जनरली साइंस हम विज्ञान समझते हैं जो हम किताबों में, स्कूलों में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, लेकिन जिस साइंस की आप बात कर रहे हैं वो कौन सी साइंस है? तो आपने बहुत अच्छा बताया कि जो किताबों से पढ़ते हैं उसी को हम साइंस मानते हैं, लेकिन उसको टैली भी करो अपना जीवन में। तो आजकल बहुत सारा किताब हम पढ़ सकते हैं जिसका कोई वैल्यू नहीं है, तो वो किताब पढ़ो जिसका वैल्यू है, और उसको आप अपने अनुभव से टैली करो। जो भी इन्फॉर्मेशन मिला है आप अपने जीवन में उतार के उसको टैली करो और रिजल्ट दे दो, और खुद बोलो मैं साइंटिफिक एविडेंस के साथ बोल रहा हूँ। तब आपको भी लोग सुनेंगे और आपका फ़ायदा होगा ही। जी। तो स्वामी जी इसमें फिर खान पान क्या फॉलो किया जाए? क्योंकि देखिए आप है और मैं हूँ, दोनों की बॉडी के हिसाब से खान पान अलग अलग होता है। कुछ चीज़ मुझे सूट करेगी, कुछ आपको करेगी, हो सकता है कुछ दोनों को ही ना करे। लेकिन लोग अगर हेल्दी रहना चाहते हैं, क्या खाएं और किस तरीके से अपना डेली रूटीन रखें? यस,
जो फ्रूट है, फल है, इट्स अ कंप्लीट फूड। इसके ऊपर हमको ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिफिक रिसर्च एविडेंस बेस्ड नॉलेज को एक्वायर करना है। हाउ अ फ्रूट इज़ अ कंप्लीट फूड। जैसे मैंने कंप्लीट फूड बोला, अगर आप फल खाते तो और कुछ खाने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फल में ढेर सारे मल्टी विटामिन्स, ढेर सारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स, मिनरल्स और लॉट ऑफ फाइबर अलॉन्ग विथ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, सब कुछ इसमें अवेलेबल है और सही मात्रा में अवेलेबल है। लेकिन याद रखना है, रीजनल, सीजनल, ओरिजिनल फ्रूट हम खाए। तो अगर इस तरह से अगर आप फल खाते हैं तो पहला काम आपने ठीक कर दिया। स्वामी जी, कई लोगों को ना थोड़ा इसमें ऐसा लगता है कि फल डायबिटीज़ में नुकसान देते हैं, जैसा आपने पिछली वीडियो में बताया कि फल नुकसान नहीं देते हैं। मेरे पास जितने भी पेशेंट आते हैं उनका सबके मन में एक मिथ है, उसका उत्तर है साइंस। जानो फल में क्या, आप जानो खुद जाके स्टडी करो। न्यूट्रिशनल फैक्ट ऑफ अ बनाना, अगर हम केला खाते हैं उसमें न्यूट्रिशनल फैक्ट्स क्या क्या है, जी। उसी तरह अगर हम आम खाते हैं उसमें न्यूट्रिशनल फैक्ट्स क्या क्या हैं। हाँ। तो जो फल में न्यूट्रिएंट्स मिल रहा और दूसरा कोई खाने में वो नहीं है, इसलिए फ्रूट इज़ अ कंप्लीट फूड। अगर फल नहीं खाएंगे तो आपको डायबिटीज़ होगा, फल खाएंगे तो आपका डायबिटीज़ रिवर्स होता है। हर एक पेशेंट जो भी ये मिथ लेके आए, जब उनको साइंस समझाया गया उन्होंने किया और रिजल्ट उनको मिला है। और अगर आप लोगों को भी इस बात को लेकर कोई डाउट है ना कि नहीं हम तो फल नहीं खाएंगे, इतने सालों से डॉक्टर्स मना करते आ रहे हैं कि डायबिटीज़ में फल नहीं खाने चाहिए, नुकसान देते हैं, मतलब ज़्यादा मीठे फल, तो स्वामी जी का नंबर मैंने आपको दिया है डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में। इस बात पर बहस करने से अच्छा है कि आप खुद स्वामी जी से कांटेक्ट करें, उनको व्हाट्सएप करें और उससे जानें कि भाई किस तरीके से फल आपकी बीमारियों को ठीक करने में काम कर सकता है, क्योंकि वीडियो में हम पूरी डिटेल नहीं दे सकते हैं। स्वामी जी, ये तो आपने बताया फल हो गए, वेजिटेबल्स हो गए। तो वेजिटेबल्स भी मैंने बताया था, रॉ वेजिटेबल्स, रीजनल, सीजनल एंड इट्स ओरिजिनल फॉर्म। जैसे खीरा है, ऊपर का छिलका निकाल देने से हमने उसका बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स को निकाल दिया। तो एक ही प्रश्न आता है, उसमें बहुत सारे केमिकल्स है, वॉश इट प्रॉपरली, अगर सही से धो देते हैं तो वो सब चला जाता है। जी। तो इसीलिए रॉ वेजिटेबल्स को जितना हो सके उतना खाना चाहिए। जो रॉ वेजिटेबल्स को हम रॉ नहीं खा सकते हैं उसी को हम पका के खाएं। तो अगेन रॉ वेजिटेबल इज़ आल्सो अ कंप्लीट फूड, इसलिए मैक्सिमम रॉ वेजिटेबल्स हर किसी को खाना चाहिए। रॉ वेजिटेबल नहीं खाने से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इज़ नथिंग बट डायबिटीज़। अगर डायबिटीज़ को रोकना है तो रॉ वेजिटेबल्स ज़्यादा से ज़्यादा खाना है। अगर डायबिटीज़ में सबसे बड़ा दवाई आपके पास नेचुरली अवेलेबल है, फ्रूट एंड रॉ वेजिटेबल। स्वामी जी, आपने तो रॉ वेजिटेबल और रॉ फ्रूट्स कहा, लेकिन लोगों को तो जूस पीने की आदत है, और जूस पीना कितना सही और कितना गलत है? अगेन, जिनके पास दांत नहीं है उनके लिए जूस। अगर आपके पास दांत हैं तो भगवान ने दांत इसीलिए दिया, आप अच्छी तरह से उसको चबाओ। मैंने ऑलरेडी बताया, चबाने से जो सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा प्रोड्यूस करता है उसके साथ जब मिक्स होता है, डाइजेशन बिगिंस एट माउथ। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का अपने तरफ से आप ऐड मत करो। तो जूस इज़ नॉट मैंडेटरी और कंपलसरी अगर आप सही से चबा सकते हैं तो। स्वामी जी, और दूसरा, उसके अंदर चीनी मिलाते हैं हाँ, जूस बनाते ही, वो भी नुकसान है। इसीलिए जूस को अवॉइड करना अच्छा है। स्वामी जी, जिन लोगों को डायबिटीज़ है या जो लोग डायबिटीज़ से बचना चाहते हैं या जिन लोगों को प्री डायबिटीज़ है, वो ना आजकल प्रचलन चला है, जैसे जूस का मैंने आपको बताया, आजकल प्रचलन चला है शुगर फ्री टैबलेट, शुगर फ्री मिठाई, शुगर फ्री, चलो चीनी नहीं डाली तो शुगर फ्री पाउडर डाल लिया। ये शुगर फ्री चीज़ें भी क्या नुकसान दे सकती है डायबिटीज़ में या किसी भी बीमारी में? तो एक इच्छा यहाँ प्रकट हुआ, मेरे को डायबिटीज़ है फिर भी मेरे को मीठा खाना है, इसलिए मैं शुगर फ्री के लिए जाता हूँ। अगर जाना ही है तो नेचुरल एंड ओरिजिनल स्वीट को जाओ ना। केला स्वीट है तो एंजॉय स्वीट विद बनाना। डेट्स स्वीट है, नेचुरल है, खाओ। तो जो भी नेचुरल अवेलेबल स्वीट्स हैं उसको कम प्रमाण में मुंह को मीठा करने के लिए खा सकते हैं। अगर ये करेंगे तो कोई जो शुगर फ्री टैबलेट है उसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा। स्वामी जी, किन किन चीज़ों को छोड़ा जाए खाने से? प्रोसेस्ड फूड, वो खाना जिसको बहुत हाई ग्रेड टेम्परेचर में प्रोसेस करके
उसमें केमिकल्स डाल के, प्रिजर्वेटिव डाल के जो पैकेट में आते हैं उसको बंद करना चाहिए। ऑल प्रोसेस्ड फूड इज़ द रूट कॉज फॉर डायबिटीज़। आपने स्टार्टिंग में ही पूछा था पहले कम था, अभी डायबिटीज़ क्यों बढ़ रहा है? पहले पैकेट फूड था ही नहीं, पहले गाड़ियाँ थी ही नहीं। नेचुरली हम व्यायाम ज़्यादा करते थे, चलना दौड़ना खेलना कूदना घर का काम, और साथ में नेचुरल फूड नेचुरली खाते थे क्योंकि गलत फूड था ही नहीं। तो पैकेट फूड, जो प्रोसेस्ड फूड जिसमें बहुत ज़्यादा तेल, नमक, चीनी, केमिकल्स डाला है, वो है टाइप 2 डायबिटीज़ और एनी बीमारी का रूट कॉज। तो मतलब एक तो प्रोसेस्ड वाला बंद करना है, दूसरा वाइट चीज़ें स्वामी जी क्या लेनी है, जैसे तो शुगर? वाइट बोलने से ही वो प्रोसेस्ड फूड के अंदर में आ गया। हाँ। अगर आपको चावल, लाल चावल जैसे आता वैसे ही खाने से अच्छा है, अगर उसको प्रोसेस करके सफ़ेद बना के आपने खाया तो गलत खाना हो गया। उसी तरह चीनी, आप गन्ना खाएंगे तो नेचुरल स्वीटनर है, गन्ना को प्रोसेस करके उसमें केमिकल डाल के सफ़ेद बना दिया तो गलत खाना हो गया। उसी तरह नमक, जो हमारा फ्रूट्स में, वेजिटेबल में बहुत सारा NaCl सोडियम एंड क्लोराइड हमको मिलता है, जिसमें मैंने स्टार्टिंग में बताया फ्रूट एंड वेजिटेबल में ढेर सारे इलेक्ट्रोलाइट्स एंड मिनरल्स हैं। तो अगर आप सही से वो खाते हैं तो आपको सफ़ेद चीनी एक्स्ट्रा डालने का ज़रूरत ही नहीं है। इन ब्रीफ, ऑल दैट इज़ वाइट इज़ नॉट गुड। आपने ठीक ही बोला। तो प्रोसेस्ड फूड बोलने से ही जो हमने प्रोसेस करके नेचुरली जो था उसका सफ़ेद कर दिया हमने। सफ़ेद कर दिया है। तो स्वामी जी अगर सफ़ेद चीज़ नहीं लेनी है तो दूध भी सफ़ेद है, दही भी सफ़ेद है, पनीर भी सफ़ेद है, तो पिछले वीडियो में हमने थोड़ा ही बताया था मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट को हमको अवॉइड करना है। हाँ। तो उसमें अगर साइंटिफिक रीज़न अगर हम बताएं, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट में फाइबर नहीं है। अगर सही से आप फल और सब्जी खाते हैं तो मिल्क के जो न्यूट्रिशनल फैक्ट्स हैं आपको इसमें मिल जाते हैं। इसीलिए मिल्क इज़ नॉट कंपलसरी, उसका लेना सेवन करना कोई कंपलसरी नहीं। और भी थोड़ा आगे जाके बताएं तो गाय का दूध हो, भैंस का दूध हो, कोई भी दूध हो, वो दूध अपना बछड़ा के लिए है, न कि हमारे लिए। इसलिए दोनों दृष्टि से अगर हम बोलें मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट को अवॉइड करना ही उचित है। स्वामी जी एक मेरे को लगता है डायबिटीज़ पेशेंट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कि क्योंकि हर डायबिटीज़ पेशेंट जानना चाहता है क्या इंसुलिन लेना कंपलसरी है? क्योंकि जैसे टाइप 1 डायबिटीज़ में आपने बताया, हम ये नहीं कहेंगे कि इंसुलिन ना लो, वो हर किसी की बॉडी में कितना इंसुलिन बन रहा है वो उस पर डिपेंड करता है, उसको कितना इंसुलिन लेना है। और टाइप 1 डायबिटीज़ में भी जैसा आपने बताया था कि अगर आप उसे रिवर्स कर सकते हैं, साइंटिफिकली नहीं माना जाता कि रिवर्स हो सकता है, लेकिन आपके पास प्रमाण है, लेकिन वो भी तब कर सकते हैं जब पेशेंट और पेशेंट की फैमिली करना चाहे तो, क्योंकि बहुत उसमें परहेज़ की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन क्या टाइप 2 डायबिटीज़ में हम इंसुलिन को बंद कर सकते हैं, यानी कि क्या टाइप 2 डायबिटीज़ कंप्लीटली रिवर्स हो सकती है? आंसर अगेन सेम है मेरा। अगर पेशेंट और पेशेंट के फैमिली चाहें तो टाइप 2 डायबिटीज़ को हम कम्प्लीटली रिवर्स कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे पेशेंट हैं, शायद आपने एक हमारे पेशेंट के साथ इंटरव्यू भी किया था, जिनका HbA1c 14% था विदाउट एनी मेडिकेशन, जस्ट विथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। उनका HbA1c 14% से 7% आया केवल 3 महीने में। तो टाइप 2 डायबिटीज़ कम्प्लीटली रिवर्स हो सकता है। अगेन हर एक टाइप 2 पेशेंट अलग अलग है। टाइप 2 डायबिटीज़ के साथ और उसको अन्य बीमारी है जी, तो वहाँ पे कुछ मात्रा में उनको टैबलेट भी दे सकते हैं हम, और इंसुलिन भी दे सकते हैं। तो इंसुलिन बोलो या टैबलेट बोलो, अगेन वो ना अच्छा है ना बुरा है, जब ज़रूरत हो उसको हम देते हैं। तो यही इंटीग्रेटेड मेडिसिन है यस। कि जिस चीज़ की जहाँ पे ज़रूरत है उसको दिया जाए। तो स्वामी जी अगर आप जिस चीज़ की जहाँ पे ज़रूरत है तो आप मेरे को थोड़ा सा या ऑडियंस को बताइए कि इंटीग्रेटेड मेडिसिन क्या है। आपने पिछली वीडियो में थोड़ा बताया था, मैं चाहूँगा इसमें भी थोड़ा बताइए कि इंटीग्रेटेड मेडिसिन से क्या समझे, कि इसमें एलोपैथी, होम्योपैथी और आयुर्वेद और योगा सब कुछ है, या फिर केवल एलोपैथी और आयुर्वेद है? तो योगा एज वे ऑफ लाइफ, योगा अगर हमारा जीवन पद्धति बन जाए तो हम इंटीग्रेटिव मेडिसिन प्रैक्टिस कर रहे हैं। इंटीग्रेटिव मतलब सभी को मिला के ले चलो जो आपको बीमारी से लड़ने के लिए फ़ायदा करें। तो राइट फ्रॉम नॉलेज, सही ज्ञान, बीमारी के बारे में ज्ञान, जब बीमारी के बारे में ज्ञान मिलता है तभी उसका हल भी आपको अंदर से मिलने लगता है।
जब आप तैयार हो जाते हैं, ये बीमारी का रूट कॉज है और इसको निकालने का हल ये है, तो आप करने में रेडी हो जाते हैं। जब आप रेडी हो जाते हैं तभी जो डॉक्टर बोलते हैं उसको आप पालन करते हैं। जी। तो पहला पॉइंट है एजुकेशन। एजुकेशन। सेकेंड पॉइंट, जैसे हमने बताया द रूट कॉज, ये जो बीमारी का जो जड़ है वो है जीवन में अगर गलत पद्धति हमने अपनाया है, खान पान हो गया, विचार हो गया, रहन सहन हो गया, जी। ये तीनों को ठीक करना पड़ेगा। तो खान पान के बारे में तो हमने ब्रीफ में बता दिया, ऑल दैट इज़ नेचुरल, जो भी नैसर्गिक नागा हमको अवेलेबल है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को मैक्सिमम खाना है, प्रोसेस्ड फूड बिल्कुल नहीं खाना है, जो अनाज हम खा रहे हैं उसको होल ग्रेन खाना है, तेल, नमक और चीनी नहीं खाना है। ये हो गया ब्रीफ में खाने के बारे में। हाँ। व्यायाम, जितना ज़्यादा व्यायाम करो उतना ज़्यादा अच्छा। अगर कोई सोचता है कि 10 मिनट खाने के बाद थोड़ा हल्का सा वॉकिंग कर ले, हुआ नहीं। 1 घंटा पसीना निकालने तक अगर हम रनिंग, साइकिलिंग, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन ये करते हैं तो सही व्यायाम आप कर रहे हैं। जी। तो दूसरा हो गया सही व्यायाम। तीसरा, स्ट्रेस फ्री लाइफ, तनाव से दूर होना चाहिए हमारा जीवन पद्धति। सही जीवन पद्धति अपना से तनाव अपने आप दूर हो जाता है। एंड राइट स्लीपिंग, सही से नींद हो। हैबिट्स, अगर गलत आदतें हमारे अंदर आ गए हैं उनको छोड़ना है। DASH, डैश फॉर वेलनेस, राइट डाइट, राइट ईटिंग। दूसरा राइट एक्टिविटी। तीसरा राइट वे ऑफ लाइफ, जो आपको स्ट्रेस से फ्री करता है और सही से स्लीप को इंड्यूस करता है। चौथा हैबिट, हैबिट। इसी को हम बोलते हैं इंटीग्रेटिव मेडिसिन। और जब दवाई का बात आता है, जिसमें आपको फेथ हो आप लीजिए। अगर आप आयुर्वेदिक मेडिसिन में फेथ है वो लीजिए, अगर आपको सिर्फ एलोपैथिक मेडिसिन में वो लीजिए, अगर आपको दोनों में फेथ है दोनों मिला के ले लीजिए। सो दवाई दवाई होता है, या आयुर्वेदिक हो या एलोपैथिक हो या होम्योपैथिक हो, तो सभी को मिला के ले लो या एक ले लो जिसमें आपको फेथ है। और एक चीज़ हमको समझना है, जो भी आर्टिफिशियल है उसका अगर इफेक्ट है तो साइड इफेक्ट भी है। तो इसीलिए जितना हो सके उतना नैसर्गिक दवाई ले लो और नैसर्गिक पद्धति अपना बना के रखो। जी। इसी को हम इंटीग्रेटिव मेडिसिन बोलते हैं। और सही विचार को सुन के अपने जीवन में इसको टैली भी करना है। जी। तो स्वामी जी, जो आपने जिन बच्चों के डायबिटीज़ को ठीक किया है, रिवर्स किया है, चाहे वो टाइप 1 वाले हो चाहे टाइप 2 वाले हो, तो हम धीरे धीरे उनसे भी ऑडियंस को मिलाएंगे, उनकी जर्नी भी सुनाएंगे कि कैसे कैसे इन बच्चों ने, जो बड़े बड़े नहीं कर पाते, वो इन बच्चों ने किया है डायबिटीज़ को रिवर्स। तो हम धीरे धीरे उनके साथ भी वीडियो बनाएंगे। लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में इतनी ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की। तो उम्मीद करते हैं आपकी इन्फॉर्मेशन लोगों के बहुत काम आएगी। और नेक्स्ट वीडियो हम आपके साथ बनाएंगे डायबिटीज़ पे ही, लेकिन उस डायबिटीज़ पे जो फीमेल्स को प्रेगनेंसी के दौरान होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सी बीमारी होती है जिनमें डायबिटीज़ भी एक है आज के टाइम में बहुत कॉमन, तो उस पर हम वीडियो बनाएंगे। तो उम्मीद करते हैं स्वामी जी की इस वीडियो से आपको काफ़ी नॉलेज मिली होगी। लेकिन फिर कहूँगा, अगर आपको हर चीज़ को डिटेल में जानना है, आपकी बॉडी के हिसाब से क्या सूट करता है क्या नहीं करता है, फल डायबिटीज़ में खाने चाहिए नहीं खाने चाहिए, साइंटिफिकली फल और सब्जियां डायबिटीज़ में कैसे फ़ायदा देंगी आपको, तो उसके लिए आपको जो कॉन्टैक्ट डिटेल प्रोवाइड की गई है डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर कि अपनी पूरी डिटेल्स। आपको कॉल बैक आएगा, हो सकता है कॉल आने में 1-2 दिन या 4 दिन का समय लग सकता है, क्योंकि और भी बहुत काम होते हैं। कि मैंने जैसा कहा कि स्वामी जी समाज सेवा के काम में जुड़े हैं रामकृष्ण मिशन से, तो आप थोड़ा धैर्य रखिएगा, लेकिन आपको कॉल बैक जरूर आएगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है या कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे अलग अलग डॉक्टर्स के माध्यम से आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको दें, ताकि आप इलनेस से वेलनेस की तरफ बढ़ सके। धन्यवाद। धन्यवाद स्वामी जी। नमस्ते, थैंक यू।